खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सैयद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब मेरे को होस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क मुआहदा हुआ है दिफाई पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी? माहिरीन हमारे साथ हैं, मैं बाद में तारफ़ करवाता हूँ। क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब को डिफेक्टो एक अम्ब्रेला या एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तले आ चुका है? इसकी क्या और इसके अलावा ये मुआहदा मुस्लिम दुनिया में क्या नई यकजहती का एक आगाज़ हो सकता है? क्योंकि कामन फो और मेरे ख्याल में बहुत सी आंखें खुल रही हैं आप मिडल ईस्ट में। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान को इस मुआहदे से क्या कोई माशी फ़वाइद हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब जनरल रिटायर्ड रहमत साहब की तारुफ के मुताबिक दफाई तजिया नगारा मेरे साथ मौजूद है। एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जनरल साहब, क्योंकि आपने जल्दी जाना है इसलिए मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। हजूर, ये क्या समझे हम कि जो एम्पीरियलिज्म यानी लागर होता हुआ एम्पीरियलिज्म नज़र आता है, कुछ लोग कहते हैं जो अमेरिका है और उसकी जो कमज़ोरियाँ, क्या उनमें से ये अब ये जो इतना बड़ा मुल्क और इतना बड़ा रीजन, ये भी अब चाइनीज़ इसका आगाज़ हो गया, चाइनीज़ बैंड वैगन या क्या जो भी कह लें कैंप में जाने का? जनाब जनरल रज़ा मोहम्मद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। स्ट्रेट आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर आपके पास टाइम हुआ तो मैं कुछ ऐड करूँगा जी सर अपनी तरफ से इस मुआहदे के बारे में। जी गो अहेड सर। इट विल बी टू काजी साहब, कहना बहुत जल्दी होगा कि ये एकदम सारा कुछ चेंज हो गया है या सिक्योरिटी सिस्टम जो वहाँ पे अम्ब्रेला जो दिया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ने वो लागर हो गया है या पूरे का पूरा मिडल ईस्ट अभी चाइनीज़ कैंप में जाने लगा है। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहदा आपस में हुआ है, पहली बात तो ये एक डिफेंसिव मुआहदा है, कोई ऑफेंसिव मुआहदा नहीं है। और ये इसलिए है कि दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि बाहमी दफाई मुआहदे के तहत हम ये खड़े हो जाएं इकट्ठे और किसी एक पे जहरियत दूसरे के ख़िलाफ़ तस्वर होगी। ट्रिगर किस चीज़ ने किया इसको? मेरे ख्याल में एक तो 80 साल हमारी कोऑपरेशन है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान मिलिट्री जिसमें लैंड फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स सारे शामिल हैं कि हम ट्रेनिंग में भी शामिल रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में, रेजिंग में उनके शामिल रहे हैं और उसके बाद भी बाहमी ट्रेनिंग वगैरह भी हमारी होती रही है। तो ये जो ट्रिगर किया है, ये सबसे ज़्यादा जो अभी मिडल ईस्ट के हालात हैं, जो इजराइल है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह जिधर मुंह उठता है भिदक के चल पड़ता है। और बावजूद इसके कि अमेरिका कुछ कोशिश कर रहा है रिस्ट्रेंट करने की, लेकिन वो रिस्ट्रेंट नहीं हो रही। तो आई थिंक रिसेंटली जो कतर के ऊपर हमला हुआ और फिर ईरान ने भी एक दफ़ा कतर के ऊपर हमला किया था, जो उनके सेंटकॉम के ऊपर, जो सेंटकॉम फॉरवर्ड है अमेरिका का वहाँ पे, तो इन चीज़ों से बाकी खित्ते के लोगों को भी ये एहसास हुआ कि आप सिक्योरिटी अपनी जो है वो आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान करना है। और सिक्योरिटी में अगर आप समझते हैं कि किसी और की मदद की ज़रूरत है तो उसके साथ एक दफाई पैक्ट कर लें। तो ये पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का दफाई पैक्ट है, इसके बारे में 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि दो भाइयों के दरमियान है, दफाई मुआहदा है, हमेशा के लिए है। और एक जो सॉन्ग इशू किया है सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर, उसके 2 अल्फाज बड़े मज़ेदार हैं कि ये एक सोर्ड है, बैटल फील्ड में एक सोर्ड के तौर पे खड़े होंगे, ये मुआहदा कभी फेड नहीं होगा और ये पीस और स्टेबिलिटी के लिए है, इस मुल्क के लिए और दोनों मुल्कों के लिए और खत्ते के लिए। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन जी, इट विल बी टू अर्ली कहना कि इसमें यूएसए की गिरफ्त बिल्कुल ख़त्म होगी या पूरे का पूरा जो खत्ता है वो चाइना की तरफ चल पड़ा। ओके, मैं ये मार्शल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा सर, रहनुमाई चाहूंगा कि जो मुआहदा हुआ है इसको तारीखी मुआहदा कहा जाता है और दिफाई मुआहदा है। अभी जनरल साहब भी ये फरमा रहे थे कि ये दिफाई मुआहदा है, दिफा के लिए है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मुश्तरका दुश्मन, हमारा जो मुश्तरका दुश्मन है वो इजराइल है और हमारा दुश्मन जो है वो भारत है। अगर किसी भी मुल्क पर, दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और सऊदी मुल्क अरब के साथ जो है जारियत होती है, तो क्या दोनों मुल्क अपनी अपनी हदूद में, अपने अपने हदूद दरबा में रहकर जो है वो दिफा करेंगे, या अगर जारहियत होती है सऊदी अरब पर इजराइल की, तो पाकिस्तानी जो अफवाज हैं, पाकिस्तानी जो असला है, पाकिस्तानी जो मिसाइल हैं या पाकिस्तानी जो तैयारे हैं, वो उस सरजमीन पर होंगे, उनका दिफा करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, अगर तो हम एक डिफेंस पैक्ट की रियल स्पिरिट की तरफ जाएं कि दोनों ने किया और कहा है कि हम एक हमला जो होगा वो दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो उसके पेश नज़र तो हर तरह की सपोर्ट फिर आप पे प्रोवाइड करना लाजिम हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई एक्सपीडिशनरी फोर्स उनको दे दें कि वो कहीं और जाके उनके बिहाफ पे लड़े, इस तरह का नहीं सीन। बाकी आप ये देखें कि जब फॉर एग्जांपल अमेरिका किसी के साथ अगर इस तरह का मुआहिदा करता है या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो क्या वो उस मुल्क जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर रह के ही उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या वो आउटसाइड से अपने मीन्स यूज़ करके वहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? जैसे उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे उनके अपने जहाज़ वहाँ से उड़ के आ जाते हैं, जैसे उनके अपने मिसाइल हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन को अगर एक्सपैंड किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ कहना कब इस वक्त होगा, वो इसलिए कि इसकी अभी डिटेल सामने आई नहीं है। लेकिन हम इसको इसके फैक्ट के अंदर इसको जितना भी एक्सपैंड करना चाहें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सम वेरी हार्श रियलिटीज़ दुनिया की हैं जिसके पेश नज़र इसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूँ। चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रज़ा मोहम्मद साहब, एक बात तो एक अंडरस्टैंडिंग जो आई है कि जो 19 बेसिस हैं ये तो इजराइल की ही बेसिस हैं, जो अमली तौर पर हमने देखा उनकी जो सेंटकॉम वहाँ बैठी हुई थी जब ये हमला हुआ। लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि क्या इतला थी या नहीं थी कतर को। तो ये एक जागज़ी तो हुआ है कि ये बेसिकली बेसिस इजराइल ही की हैं। तो इस हवाले से एक सिक्योरिटी पैराडाइम में शिफ्ट तो आ रहा है। रज़ा मोहम्मद साहब जी, बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल के लिए। सबसे पहली बात तो ये है जी कि ये यकीन करना नामुमकिन है कि जब ये हमला हुआ कतर पे तो अमेरिका को या अमेरिकन सेंटकॉम फॉरवर्ड जो कतर में मौजूद है उनको पता नहीं होगा, क्योंकि उनके जो सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बाकी सारे हैं, वो बहुत अच्छी तरह देख रहे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो जहाज़ इसराइल के हमला करने के लिए आए उन्होंने मुस्लिम मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो यूज़ की। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने ये भी सुना है कि उनको रास्ते में रीफ्यूलिंग भी दी गई, और रीफ्यूलिंग जो खबर आई है वो शायद अमेरिकन और यूके के जहाज़ों ने दी। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सारी की सारी जो हुई है, स्ट्राइक्स हुई हैं, जो भी बैटल हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, हमले हुए, वो मेरे ख्याल में अमेरिकन जो फॉरवर्ड कमांड है सेंटकॉम की कतर में उनको पता ज़रूर होगा। देर से पता चला या जल्दी पता चला वो एक अलग क्वेश्चन है। उन्होंने कतर को बताया नहीं बताया वो भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने कतर को एंड टाइम पे बता भी दिया था, बट आई थिंक कि ये इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि ये अमेरिकन सपोर्ट और नॉर्ड के साथ ज़रूर हुआ होगा। अभी आते हैं कतर की तरफ। कतर के लिए लम्हा फ़िक्रिया सिर्फ एक ही है कि अगर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स की हुई है, सेंस में कि अमेरिका को उधर अड्डे भी दिए, सारा कुछ किया, और उसके बावजूद उनके जो मुल्क है उसके अंदर हमला हो गया, और अगर उसमें उनकी रज़ा शामिल नहीं थी, मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया उनके लिए। जहाँ तक इसराइल की आपने बात की, इसराइल की बेसिस की या अमेरिकन बेसिस की, तो वहाँ पे भी हमें कोई शक नहीं है कि इसराइल जो है उसको मुकम्मल हमायत हासिल है, ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बल्कि यूके की और बहुत सारे जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनकी और नेटो की, उनको सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए ये यहाँ पे कोई अचंभे की बात नहीं है। हाउएवर फ्यूचर क्या है उसके बारे में आपने अगर कोई टाइम हो तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इस मुआहदे के फ्यूचर के बारे में। जी जी प्लीज़ गो हैड। अच्छा जी, तो फ्यूचर ये है जैसे आप फरमा रहे थे, थोड़ी देर पहले आप थे और आपके जो कलीग हैं वो भी सवाल फरमा रहे थे शायद साहब कि आगे क्या होगा। अभी ये है कि जब दोनों मुल्क एक मुआहदा कर लेते हैं और वो ये कह देते हैं कि हम बाहम एक हो गए, और आज मैंने ख़बर अभी पढ़ी है कि पार्लियामेंट हाउस में और दीगर जगहों पे सऊदी और पाकिस्तानी परचम जो हैं वो अभी इकट्ठे लहरा दिए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्क एक हो गए। नंबर 2, अभी ये इट विल बी टू अर्ली टू से कि आगे होना क्या है। इनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना है, दूसरा डिटेरेंस जो है वो अम्ब्रेला देना है या नहीं देना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट बाय इम्प्लीकेशन ये होगा कि अभी एक जॉइंटनेस की ज़रूरत है कि एक हेडक्वार्टर कायम किया जाए जहाँ पे दोनों अफवाज के लोग बैठें और स्ट्रेटजिस्ट बैठें। उन्हें नए सिरे से मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करना है, उसमें देखना है कि थ्रेट क्या है जो कॉमन है।
और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और दोनों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उन कैपेबिलिटीज़ के बारे में ये फैसला करना होगा कि कहाँ पे कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो स्टेशन की जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के दोनों मुल्कों की जो ट्रेनिंग है और जो ऑपरेशनल कोऑपरेशन है उसको, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको कितना आगे बढ़ाना होगा। और आगे चल के मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये मुआहदा है ये सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये मिलिट्री है, इकॉनमी है, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, पीपल टू पीपल है। इसमें आपके पास एक वाइब्रेंट यूथ है जो बड़ी इंडस्ट्रियस और ब्रेव है, उसको आप तैयार करके आप सऊदी अरेबिया में भेज सकते हैं मुख्तलिफ शोबों में, इवन डिफेंस में भी। तो ये इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन एक बात तय है कि जब एक दफ़ा आप कह देते हैं कि एक पे हमला दूसरे पे तसव्वुर होगा तो इसका मतलब है एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ दोनों के लिए हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान माशाल्लाह मिलिटरीली कैपेबल मुल्क है, सऊदी अरेबिया की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में माजी में रिस्ट्रेंट दिखाया, बहुत मैच्योरिटी दिखाई, कोई रैशनेस नहीं दिखाई है, कोई इमेच्योरिटी नहीं दिखाई है, कोई एस्केलेशन नहीं की है। तो ये मुआहदा जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था डिफेंसिव है। हाउएवर अगर कभी एग्रेशन होती है तो वो फिर दुनिया सारी देख लेगी कि दोनों मुल्क जो है कंधे से कंधा मिला के कैसे इसी बात को मैं एयर मार्शल साहब, ये बड़ी बात जो है वो जनरल साहब ने की है, बड़ी बात की है कि एक हेडक्वार्टर कायम होना चाहिए और एक दूसरे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, आप इसमें रहनुमाई फरमाइएगा, कि हमारे पायलट वहां जाके उनको ट्रेनिंग दें या उनके पायलट यहां पर आकर ट्रेनिंग लें। उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं, वहाँ पर जो उनके असला है उसको हम जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, वो यहाँ से असला भी पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं। ये किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो तामुन होगा, क्योंकि जब दफाई मुआहदा होता है तो फिर यहाँ से फ़ौजी वहाँ भी जाते हैं, वहाँ से यहाँ भी आते हैं, किस तरह थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा सर। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शाहिद अख्तर साहब। जी एयर मार्शल साहब, आप देखिए, इसमें इस चीज़ में इसको जहन में रखना होगा कि हमारे सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। सवाए हमारे पास जो कुछ अमेरिकन सिस्टम्स हैं, तो जॉइंट ऑपरेबिलिटी और फ्यूजन इन सिस्टम का वो इतना आसान नहीं है। और फिर इट ऑल डिपेंड्स कि अमेरिका की रेड लाइंस क्या हैं, वो कितना टेक्निकल कोऑपरेशन अलाउ करेगा, बिकॉज वो तो इस पर बहुत नज़र रखेंगे। सो फार अभी किसी मगरबी मुल्क ने या अमेरिका ने या इजराइल ने या फॉर दैट मैटर इंडिया ने इस पर भी अपना रिएक्शन शो नहीं किया। अभी जैसे जैसे रिएक्शन आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके आगे फर्दर कंटूर्स। मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको इसकी लिमिटेशन बताता हूँ। देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो आज से 200 साल पहले जो रॉथस्चाइल्ड ने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था, जिसको फिर वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम्स और रेगुलेटर्स ने आगे चलाए और फाइनली IMF, वर्ल्ड बैंक और US डॉलर डोमिनेंस सामने आई, तो उसके बाद जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं ये वेस्टर्न बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं। इन्होंने वेस्टर्न प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। सो इनके पास एक लिमिट है जिस हद तक ये जियोपॉलिटिकल फील्ड में प्ले कर सकते हैं या उसको अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो इमीडिएटली अभी इनके सामने रशिया की एग्जाम्पल है कि रशिया के सारे एसेट्स, बैंक, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफशोर थी वो फ्रीज़ कर दी गई। तो ये लेसन जो है ये रियाद ने, अबू धाबी ने और दोहा ने देख लिया है कि क्या होगा। सो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, तो उससे हमें पता चलता है कि किस हद तक हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। अब आपने बात की कि क्या पायलट्स की ट्रेनिंग और ये चीज़ें, बिल्कुल ये चीज़ें तो यही चीज़ें हैं जो मोस्टली आप देखेंगे कि एट द टेक्निकल लेवल हमारी जॉइंट ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में शायद वो ऑफसेट्स मिलने शुरू हों। मतलब अभी कोई बिग टिकट डील्स अगर आप सोच रहे हैं तो दिस इज़ टू प्रीमेच्योर। सऊदी अरब भी कैलिब्रेट करेंगे इस सारी चीज़ को, अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएंगे। सो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है जब स्टार्ट हो जाएगी एट अ ब्रॉडर लेवल। तो उसमें जो जॉइंट इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सामने आएगी। उसके बाद हमारे लोग जो वहाँ पे जाएंगे या उनके लोग यहाँ ट्रेनिंग लेके आएंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। एंड थर्ड थिंग, जो फिर सऊदी अरब से नेचुरली तो हमारी कुछ इकनॉमिक सपोर्ट जो है, जो कि हमारी एक वनरेबिलिटी भी है, वो भी आएगी। जो जाहिर है फिर जब दो ब्रदर मुल्क इस लेवल तक चले जाएं, फिर सऊदी अरब को इसके बहुत बड़ी एडवांटेज है कि उसको एक ऐसा डिफेंसिव
मैकेनिज्म मिल रहा है जो बड़ा अफोर्डेबल है दुनिया में। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ शाहिद अख्तर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक और हवाले से रज़ा मोहम्मद साहब, ये तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि उनके इकनॉमिक स्टेक्स हैं, मगर सवाल ये है कि अगर आप लिबिया को आज का लिबिया बना दें, या आप इराक के साथ जो किया, इराक की रूलिंग क्लास के जितने पैसे भी हों वो तो बंदे मारे गए उनके, या शाम को उड़ा के आपने रख दिया, तो एक तरफ तो पैसा है। डोंट यू थिंक कि ये एक नो कॉन्फिडेंस था जो अमेरिकन अम्ब्रेला मिला हुआ उनको, एंड दे फील थ्रेटेंड कि उनकी एग्जिस्टेंस एज रूलर जो है वो जेपरडाइज हो सकती है, ये फीलिंग कहीं हो सकती है रज़ा मोहम्मद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूलर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री इज़ एट द स्टेक। अगर आप गौर करें तो बात यह है सादी सी, आपने जैसे मिसालें दी हैं कुछ दुनिया के ममालिक की, कदाफ़ी की ले लें, बाकी लोगों की, इराक़ की मिसाल ले लें, सीरिया की ले लें, बहुत सारे मुल्कों की मिसालें हैं, यूक्रेन की मिसाल ले लें, अभी रिसेंट जो कतर वाला हुआ है इसकी मिसाल ले लें। जब भी आप अपनी सिक्योरिटी किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं तो वो सिक्योरिटी की गारंटी आपको नहीं रहती। आप बड़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंट्री ने अगर अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो उसको सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ये लेसन है अभी पिछले चंद महीनों के, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त और फतह याबी से नवाजा, और जिसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और बायलैटरल लेवल पे भी। तो ये सिक्योरिटी को आप आउटसोर्स कभी नहीं कर सकते। मुल्क की सिक्योरिटी होगी, इकॉनमी भी तभी फ्लरिश करेगी, इकॉनमी फ्लरिश करेगी तो सिक्योरिटी फ्लरिश करेगी, दोनों चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं। बट जैसे ना मैं देसी लफ्ज़ों में कहूँगा जी कि आपकी जब फसल होती है, कोई वेजिटेबल्स लगाते हैं, कोई फ्रूट्स लगाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप एक बाड़ भी लगाते हैं और वहाँ पे लोग चौकीदार भी रखते हैं कि आपकी फसल जो है वो ऊपर तक जाए और फ्रूटेशन हो। इसी तरह एक मुल्क की बात है कि जितना मर्जी आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको एक मिलिट्री स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि आप अपनी अमारत की, अपनी डेवलपमेंट की, अपने लोगों की, अपनी इज़्ज़त व नामूस की, अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की हिफाजत कर सकें। और ये जो मुआहदा हुआ है जी, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक रियलाइजेशन है वहाँ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। मैं उनके जो रूलर्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं प्रिंस, और बाकी जो लोग हैं उनके, और अपने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम है, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने सब ने मिल के एक अच्छा काम किया है कि एक दूसरे के लिए दफाई मुआहदा कर दिया। इसमें बड़ी लंबी बात है जी कि ये आपने मुझे ना जनरल साहब, यू रिमाइंड मी ऑफ वेरी फेमस सेइंग कि जब दरांती हमारे वजूद में आई थी तो उसके बाद तलवार वाकई एक ज़रूरत बन गई थी। आप ठीक फरमाते हैं। तो शाहिद अख्तर साहब जी करना चाहूँगा जी प्लीज़ मुकम्मल करें। करना चाहूँगा जी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियो स्ट्रेटजिकली बड़ा लॉन्ग टर्म फ़ायदे वाला मुआहदा है। आज जिन मुल्कों के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ हमारे भी हो जाएंगे, हमारे साथ जिनके ख़राब हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, ख़ासकर इंडिया को, कि इंडिया अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो इसका मतलब है ये सऊदी अरब पे भी हमला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि ये एक नॉर्मल मुआहदा नहीं है, एक बहुत दूर रस मुआहदा है, और इसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खित्ते में भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ बशमूल अमेरिका के अच्छे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला दोनों मुल्कों के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एयर मार्शल साहब से सवाल करूंगा। सर, एयर मार्शल साहब से मेरा सवाल है कि सर ये मुआहदा हो गया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा हो गया, ये तारीखी मुआहदा इसको कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब दीगर ममालिक जो हैं, जिस तरह कतर है, यूएई है, उनके साथ भी पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हों, और ये भी कहा जा रहा है कि वो ख्वाब शायद पूरा होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम उम्मा जो है वो एक मुकम्मल ब्लॉक में जो है वो डल जाएगी और एक दिफाई मुआहदा कर लेगी, और इसका हेडक्वार्टर बाकायदा एक नेटो की तरह होगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि शायद जो गल्फ की कंट्रीज़ हैं वो इसको ज़रूर सोचें, लेकिन अगेन मैं जैसे पहले कहा था, मेरे नहीं ख्याल के वेस्टर्न पावर इन पर्टिकुलर अमेरिका जो है वो इतनी ज़्यादा इसको ग्रीन लाइट देंगे कि ये मुआहदा फैलता ही जाए और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उनके रेड फ्लैग्स जो हैं
वो रेज हो गए होंगे इसी से ही, बिकॉज जैसे अभी ये जनरल साहब फरमा रहे थे, ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान में इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स। तो इस तरह का स्ट्रेटेजिक इफेक्ट पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आ जाए, इसको तो वो कभी भी मतलब होने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना हो सके। और दूसरी बात है कि गल्फ़ की हद तक तो ठीक है, क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम ये अराउंड इसराइल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इस किस्म का मुआहदा कर लें? क्या हम उनको डिफेंड करने की पोजीशन में हैं? तो हमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपनी लिमिटेशंस देखते हुए इसको किस हद तक हम आगे लेके जा सकते हैं उसी तरह जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक आगाज़ है और इस आगाज़ का कोई अगर हम देखें तो कोई एंड नहीं है, ये बहुत आगे तक जा सकता है प्रोवाइडेड जो हुक्मरान हैं मुस्लिम वर्ल्ड के वो अगर एक होकर सोचना शुरू करें और अगर वो ये सोचें कि उनके पास जो वसाइल हैं अगर वो उनको इस्तेमाल करें इंटेलिजेंटली, तो विदाउट रेजिंग द रेड फ्लैग्स वो बहुत सारे इसी किस्म के मुआहदों के अंदर आ सकते हैं जो डिफेंसिव इन नेचर हो, जिसका मकसद ऑफेंसिव ना हो। और तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आ सकता है। एट द मोमेंट मुझे लगता है कि ज़रा सा शायद मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अख्तर साहब, जनाब जनरल डॉक्टर रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और बड़ी अहम बातें हमने की, इस हवाले से समझने की कोशिश की। बहरहाल इट्स अ वाटर शेड इवेंट ज़रूर है, लेकिन जो एक्सट्रिकेट करना है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से वो तो यहाँ पर 1917 में हुआ था या 1949 में हुआ था, तो ज़ाहिर है उनके मफादात उधर हैं। बहरहाल एक कम्प्लिकेटेड और एक बड़ी कम्प्लेक्स गेम है, लेकिन ये चेंज हमारे लिए अच्छी है, सऊदी अरब के लिए अच्छी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बहुत सी बातें। और आज हम फ्रांस की खबर भी मिस कर गए, पूरा फ्रांस सरतपा एहतजाज है, तो एक एहतजाज की दुनिया भी जन्म ले रही है। ये एक और कहानी है और एक और करंट अफेयर्स का सिलसिला है जो आमतौर पर इग्नोर होता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़ाहिर है आज की बल्कि पिछले 2 दिन से जो सबसे बड़ी ख़बर है वो यही है जो दफ़ाई हमने एक मुआहदा किया है। इससे पहले सेगमेंट में हमने माहिरीन से बात की और उसकी इम्प्लीकेशंस के हवाले से बात किया। अब हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसको लिया जा रहा है और इसके साथ साथ ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी माशी ताकत भी है सऊदी अरेबिया। तो आप कैसे देखते हैं ये मुआहदा कैसे अनफोल्ड करेगा और इकनॉमिकली पाकिस्तान के लिए इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? जनाब अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है काजी साहब, अगर कल रात से लेकर अब तक आप देखें तो पूरा आलम इस्लाम, आलम अरब, पूरी दुनिया में इसी पे बात हो रही है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगरचे पाकिस्तान तो हमेशा अर्ज़ हरमैन शरीफैन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त जो है हर मुसलमान ही वो तैयार रहता है, लेकिन इस मुआहदे ने बहुत बड़ी तक़वियत दी है पाकिस्तान को। और इसलिए भी ये तक़वियत पाकिस्तान को मिली है कि जो हालात मौजूदा चल रहे हैं और इसराइल की जो जारहियत है और जिस तरह इस्लामी दुनिया पे इसराइल हमरावर है, उन हालात के अंदर जो है ये मुआहदा हुआ है। तो एक तो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान को जब भी कहीं भी कोई मामला आया है आके मदद की है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक है ये मुआहदा और एक है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल हुआ है, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से भी बहुत सारी खैर की खबरें जो हैं वो रास्ते में हैं और वो आपको इंशाअल्लाह जल्द मिल जाएंगी। लेकिन ये मुआहदा जो है इसने पाकिस्तान को इतना मजबूत किया है कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में कई और ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ आएंगे दिफाई एतबार से। और दिफा के मामले में बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान खुद बनाता है और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया आप देख लें कि वो अपने बहुत सारी चीज़ें जो है तैयार करती है, उसमें भी आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी जब आपकी यहाँ से ख़रीदारी होगी। लेकिन इससे हट के जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से बात है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सरमायाकारी हमारे
दोस्त इस्लामी ममालिक से और सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए। अच्छा मौलाना, मैं यहाँ रोक के एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि ये दिफाई मुआहिदा है तो क्या आपके पास ऐसी इतलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब दिफा में बहुत ही एडवांस जो है वो इसके पास नॉलेज भी है और काम भी हो रहा है, तो यहाँ भी लगता है आपको कि जो हमारे दिफाई मंसूबे हैं, जिस तरीके से हमारा मिसाइल सिस्टम है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है सऊदी अरेबिया की तरफ से? देखिए, जब आपने रात ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब का दिफा हमारा दिफा है और हमारा दिफा सऊदी अरब का दिफा है, सऊदी अरब का दुश्मन हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरब का दोस्त है, सऊदी अरब का दोस्त हमारा दोस्त है, तो इसलिए अब दिफा के मामले में क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या डेवलपमेंट करनी है, क्या बेहतर करना है, मैं समझता हूं कि इस पर अब बहस का मामला ही नहीं रहा। अब तो बड़ा क्लियर, फिर उसके बाद जो सऊदी वजीर दिफा हैं, जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई भी हैं, अमीर खालिद बिन सलमान, जिनका बहुत बड़ा किरदार है इस मुआहिदे के अंदर। याद रखिएगा कि दो लोगों का इस मुआहिदे को इस तकमील तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार है। एक हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और एक अमीर खालिद बिन सलमान का, कि उन्होंने अमीर मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म से और अपने वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में इसको कोशिश की कि जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर ये मुआहिदा चला जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने और अमीर खालिद और अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो बहुत बड़ा तारीखी किरदार है और वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अब अगले जो मौलाना, आपने बहुत बड़ी खबर दी है सर, आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि बहुत से बाकी ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है सर। ये फरमाइएगा कि ये बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है, इससे क्या ग्रेटर इसराइल का जो गनौना मंसूबा है वो चिकनाचूर हो गया, उसकी मौत हो गई? और दूसरा ये फरमाइएगा कि उलमा कौंसिल ने जो यौम तशक्कर मनाने का भी ऐलान किया है, यौम दुआ मनाने का भी ऐलान किया है, और आपने उसमें फरमाया कि 22 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी भी देंगे फ़लस्तीन रियासत के हवाले से, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा सर। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त मियाँ साहब, मेरे ये आज सुबह से जितने भी बात हुई किसी ने इस पे बात नहीं की, जबकि मैं ये समझता हूं कि कल के मुआहिदे ने, ये बात मैं आपके यहां इसलिए कह रहा हूं कि किसी को इस तरफ है ही नहीं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि कल के मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल को जमीन के नीचे दफन कर दिया है। ग्रेटर इसराइल का वो ख्वाब जो नेतन्याहू देख के बैठा था और जिसके नतीजे में जिस से वो कतर पे हमलावर हुआ, लबनान पे, ईरान पे, शाम पे, यमन पे, कल इस मुआहिदे ने उस ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को जमीन के नीचे नहीं, कई तय नीचे जो है वो दफन कर दिया है। अब इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक जो है कभी नेतन्याहू का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला। दूसरी बात, इस मुआहिदे ने अल अक्सा को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है कि अब अल अक्सा को गिराना या वहां पर जो है वो अपनी इबादतगाह बनाने की जो साजिशें हैं वो भी जमीन दोज हो गई हैं। कल पूरे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद में जुमातुल मुबारक के इज्तिमाआत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया भी अदा करेंगे, सऊदी क़यादत का भी, अपनी क़यादत का भी, कि ये एक बहुत बड़ा, ये इसलिए करेंगे कि अर्ज़ हरमैन शरीफ है। देखिए, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर और मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह पर कुर्बान, ये तो मुआहिदा ना भी हो मुआहिदा, दुनिया में अगर आज एक आवाज़ दे दें शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के हमें अर्ज़ हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए लोग चाहिए, तो कौन है जो अपने घर में बैठेगा? वल्लाह कोई अपने घर नहीं बैठेगा। तो इसलिए इस पे अल्लाह मौलाना, इस मुआहिदे की एक बड़ी अहमियत यह भी है, आपसे रहनुमाई चाहूंगा सर, आपसे रहनुमाई चाहूंगा
कि इस माहदे की एक बड़ी अहमियत यह भी है कि इससे पहले फिरका वाराना मामलात में मुस्लिम दुनिया जो है वो बटी हुई थी। अब देखने में ये आया है कि ईरान, तुर्की सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये भी इस माहदे की जो है बड़ी बरकत है। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि जो फ़लस्तीन का क़याम है और किबला अव्वल को सहूनी कब्जे से छुड़ाने की बात है, ये मुसलमानों का ख्वाब था। क्या ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस माहदे से पूरा होने जा रहा है? और क्या फील्ड मार्शल को अल्लाह ताला ने जो हरमैन शरीफैन की पासबानी के लिए चुना है? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें आप जरा मियां साहब, 1 मिनट में आप देखें कि पहलगाम से पहले मोदी कहां पर था? सऊदी अरब में। बहुत सारे मुआहदे होने जा रहे थे। पहलगाम का वाकया हो गया, वो सारा कुछ छोड़ के हिंदुस्तान वापस आ गया। उसके बाद मारकाए हक और बुनियानुल मरसूस हो गया। मेरे अल्लाह ने हमें ऐसा फातेह बनाया कि दुनिया हैरान रहेगी कि ये क्या हुआ है। ईरान पे हमला हो गया, आपका एक बुनियादी किरदार उसमें आ गया, क्योंकि आप फातेह जर्नैल था आपका, तो ट्रंप ने खाने पर बुला लिया। वहां पर फलस्तीन और ईरान के मसले पे और कश्मीर के मसले पे मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने। उसके बाद कतर पे हमला कर दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान दिन ब दिन पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती चली गई। और फिर कतर में जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, अगर आप तमाम सरबराहों की तकरीर सुन लें और मियां शहबाज शरीफ और अमीर मोहम्मद बिन सलमान की जो मजलिस शूरा की तकरीर है उनको देखें तो वो आपको एक नजर आएगी, क्लियर वाज़े इसराइल के हवाले से पैगाम भी था, सब कुछ था उसमें। अब 22 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फलस्तीन के ऊपर, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं, पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके नतीजे में 142 ममालिक ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया ही नहीं दिया, उस करारदाद के ऊपर इत्तिफाक कर लिया। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ और ममालिक भी ऐलान करेंगे जिन्होंने अभी तक इशारा दिया है और वो ऐलान करेंगे। दुनिया में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक इसराइल से ज्यादा हो जाएंगे। ये वो कामयाबी है जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता 4-5 माह में हासिल की है कि बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय ममालिक, स्पेन सब खड़े हो गए हैं कि अब 2 रियासती हल की तरफ आपको जाना होगा। या ये बात भी मैं अर्ज कर दूं कि हमारे कुछ दोस्त बात करते हैं कि 2 रियासती हल, ये तो हम कायदे आजम ने कहा था, बिल्कुल ठीक बात है कि हम इसराइल को नहीं मानते, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 2 रियासती हल 2001 से OIC ने तस्लीम किया है, अरब लीग ने तस्लीम किया है, 25 साल से इस पे काम हो रहा है। और ये हकीकत की दुनिया में यह है कि एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो, अगर 7 अक्टूबर ना हुआ होता तो आज वो रियासत कायम हो गई होती। नेतन्याहू वो खेल खेल रहा है जिससे आलम इस्लाम को तकसीम करता है, और वो खूबसूरत नौजवान जो अल्लाह के लिए अपनी जानें देना चाहते थे, जो अपने वतन फलस्तीन के लिए जानें देना चाहते थे, ट्रैप किया गया। और जब 15 दिन या 1 माह रह गया था फलस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से, जो सऊदी अरब और अमेरिका और दिगर ममालिक के दरमियान बातचीत चल रही थी, 7 अक्टूबर हो गया, लेकिन अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। इंशाअल्लाह वो मंजिल बड़ी करीब है और 22 सितंबर के बाद और करीब आ जाएगी। कि आप देखें कि अमेरिका ने फलस्तीनी सदर को मना कर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में नहीं आ सकता, लेकिन क्या आपका ख्याल है कि फलस्तीनी सदर नहीं वहां जाएंगे तो वहां फलस्तीन की बात नहीं होगी? अमीर मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीन है, मियां शहबाज शरीफ फलस्तीन है, उम्मत का वो हर लीडर फलस्तीन है, अर्दगान फलस्तीन है। ये बोलेंगे, फलस्तीन की बात होगी और कश्मीर की भी बात होगी। हमारे यहां तो हमारे कई दानिशवर कश्मीर को भूल गए थे, हमारे कई सियासतदान कश्मीर को भूल गए थे। कल रात के बाद ये जुमला जहन में रखें कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा, एक का दुश्मन मौलाना दूसरे का दुश्मन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, सबके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने रोशनी डाली कि अभी ये मुआहदा अभी और खुलेगा।
इसकी जो और एक्सटेंशंस होंगी और लोग रियलाइज़ करेंगे और मिडल ईस्ट मज़ीद रियलाइज़ करेगा, क्योंकि ये लगता है ये पानी में पहला पत्थर है और लोग एक नो कॉन्फिडेंस ज़रूर है अमेरिका का जो डिफेंस कवर मिला हुआ था उनको। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये था हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।